वेलकम बैक बच्चा लोगों, आपके अपने फेवरेट चैनल ब्रेन जेम्स में। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 7 का टॉपिक जो कि होगा लाइन एंड एंगल्स। मैथ्स की दुनिया में ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि भैया ज्योमेट्री की कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। तो चलिए आज हम सीखते हैं कैसे लाइंस मिलती हैं और उनसे कौन कौन से एंगल्स बनते हैं, वो भी सिंपल एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए आज हम अपनी जर्नी को यहीं से स्टार्ट करते हैं। हमको आज डिटेल में पढ़ने को मिलेगा लाइंस के बारे में, टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में और प्रॉपर्टीज के बारे में कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एंगल्स की। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहली स्लाइड अपनी कि हमको आज कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। तो देखते हैं यहां पे हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है पहला टॉपिक लाइंस एंड टाइप ऑफ लाइंस। तो आज हम सीखेंगे कि लाइंस क्या होती हैं और कितनी टाइप की लाइंस होती हैं। फिर सेकंड में हम लोग सीखेंगे, सेकंड टॉपिक में हम लोग सीखेंगे एंगल्स के बारे में कि एंगल्स सर जी क्या होते हैं। थर्ड टॉपिक होगा हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स, अब उन एंगल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में भी जानेंगे। फोर्थ टॉपिक होगा हम लोग का टाइप ऑफ एंगल्स, कितने टाइप के एंगल्स होते हैं। फिर फिफ्थ टॉपिक हम लोग का हो जाएगा ट्रांसवर्सल एंड टाइप ऑफ एंगल्स फॉर्म। ये आपको नया सीखने को मिलेगा ट्रांसवर्सल, क्योंकि आपने क्लास 6 में एंगल्स के बारे में पढ़ा हुआ है, लेकिन ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है इसके बारे में आज आपको सीखने को मिलेगा बिल्कुल इस वीडियो में। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स विद पैरेलल लाइन। तो जब पैरेलल लाइंस में कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो कौन कौन से टाइप्स के एंगल्स फॉर्म होते हैं वो भी आज हम लोग सिंपल वे में सीखेंगे। फिर ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रायंगल से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर हम लोग बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे हम लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो आएंगे जो यहाँ पे हमको एंगल फॉर्म करना होगा, हमको एंगल्स की डिग्री पता करनी होगी, मेजरमेंट पता करना होगा, तो कैसे हम लोग उनको निकालेंगे। तो चलिए हम लोग पहले सीखते हैं कि व्हाट इज लाइन। लाइन क्या होती है सर जी? तो हमको पता है अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ एक्सटेंडिंग इनफिनिटली इन बोथ डायरेक्शन विथ नो एंड पॉइंट्स। तो जैसा हम लोग ने क्लास 6 में आप लोग ने पढ़ा होगा कि लाइन क्या होती है। एक लाइन जो होती है वो सिंपल स्ट्रेट पाथ होता है, ठीक है, जो कि इनफिनिटली बोथ डायरेक्शन में, मतलब यहां से अगर हम लोग जितना चाहे उतना बढ़ा सके और इधर से भी हम लोग जितना चाहे उतना बढ़ाते चले जाएं। ये लाइन कभी खत्म नहीं होगी, ये लाइन कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि यहां पे पहले से लिखा हुआ है इनफिनाइटली, मतलब जहां तक आप चाहो वहां तक लाइन को बढ़ाते चले जाओ। तो ऐसी लाइंस को हम लोग कहते हैं, ऐसा ही हम लोग लाइंस को कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइंस। तो आई स्ट्रेट पाथ एक्सटेंडिंग इनफिनिटली इन बोथ डायरेक्शन विथ नो एंड पॉइंट, जिसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट क्या होता है सर जी। फिर तो पार्ट ऑफ लाइन विथ टू क्लियर एंड पॉइंट। अब जो लाइन जिसके क्या हो जाए, दो एंड पॉइंट हो जाए। जैसे मान लो भैया यहां पे ये लाइन हमने ड्रॉ की, अब इसके दो एंड पॉइंट है, अब इसके आगे हम लोग इनके एंड पॉइंट्स के आगे हम लोग इस लाइन को एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो यही हमारा हो जाएगा लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो लाइन हम लोग ने पढ़ लिया, स्ट्रेट पाथ विथ एक्सटेंडिंग इनफिनिटली इन बोथ डायरेक्शन, जिसके कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते। और जो लाइन सेगमेंट होती है वो पार्ट ऑफ लाइन है जिसके दो क्लियर एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। रे क्या होता है? तो अ रे विथ वन एंड पॉइंट एक्सटेंडिंग इनफिनिटली इन वन डायरेक्शन। तो भैया अब क्या हो गया कि अब मान लो जहां पे अब दो पॉइंट थे एंड पॉइंट, अब वहां पे सिर्फ एक ही एंड पॉइंट रह जाएगा। क्या रह जाएगा? एक ही एंड पॉइंट रह जाएगा, ठीक है। तो अब एक तरफ से हम लोग जितना चाहे लाइन को क्या कर सके, एक्सटेंड कर सके, जितना चाहे उतना ज्यादा बढ़ा सके, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ से हम लोग नहीं बढ़ा सकते क्योंकि दूसरी तरफ हमारा क्या लगा हुआ है, एंड पॉइंट बना हुआ है, तो वहां से तो हम लोग नहीं कर सकते, बढ़ा सकते लाइन को। लेकिन जहां से एंड पॉइंट नहीं है वहां से हम लोग जितना चाहे उतना क्या कर सके, एक्सटेंड कर सके, उसको हम लोग कहते हैं रे। तो सिंपल सा लॉजिक है कि लाइन क्या है, जिसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते, ठीक है। अ लाइन विच हैज नो एंड पॉइंट्स, ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या है? अ पार्ट ऑफ लाइन हुज हैज टू एंड पॉइंट्स, जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। और रे क्या है? जिसका वन एंड पॉइंट होता है और वन साइड से उसको जितना चाहे हम लोग उतना क्या कर सके, एक्सटेंड कर सके। तो ये हमारे होते हैं लाइंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। अब हम लोग चाहते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, तो यहां पे देखिए हम लोग को डायग्राम दिया गया है लाइन का। तो लाइन देखिए हमारे कैसा है, दो एरो बने हुए हैं। इसका मतलब देखिए आपको पता होना चाहिए कि सिंबल क्या होता है लाइन का, लाइन सेगमेंट का और रे का, क्योंकि हम लोग पढ़ तो लेते हैं इनके बारे में,
इनको हम लोग जान भी लेते हैं इनकी डिफिनीशंस को, लेकिन हम लोग इनके सिंबल लगाने की बारी आती है तो हम लोग सिंबल नहीं जानते इनके। तो भैया लाइन का जो सिंबल होता है उसके दोनों तरफ क्या लगा रहता है? एरो। क्यों लगा रहता है सर जी एरो, ये बता दीजिए। क्योंकि अभी हमने लाइन में पढ़ा है कि जब लाइन जिसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते और उसको हम लोग दोनों ही साइड से क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं, जितना चाहे उतना हम लोग बढ़ा सकते हैं, तो इसीलिए एरो लगे रहते हैं। एरो क्या सिग्निफाई कर रहा है? कि आप इसे स्ट्रेच कर सकते हैं, इसे और भी लंबा खींच सकते हैं। तो जहां पे दोनों एरो लगे इसका मतलब कोई इसके एंड पॉइंट नहीं है, आप दोनों डायरेक्शन से लाइन को खींच सकते हैं। तो ये लाइन का सिंबल हो जाएगा। तो लाइन का सिंबल कैसे लिखोगे? मान लो अगर ये लाइन ए बी है, इसको हमने नाम दे दिया ए बी लाइन, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? लाइन को, ए बी लाइन को, इसके ऊपर आपको क्या करना होगा? दो एरो के साथ लाइन ड्रॉ कर देनी होगी और यही हो जाएगा लाइन का सिंबल। यही आपका हो जाएगा लाइन का सिंबल। ठीक है, अब हम लोग रे के बारे में पढ़ेंगे। तो रे में क्या होता है? एक तरफ एरो लगा रहेगा और एक तरफ क्या लगा रहेगा? डॉट बना रहेगा। अब इस डॉट का मतलब है कि ये स्टॉपिंग पॉइंट है, यहां से आप नहीं खींच सकते हो लाइन को, लेकिन जहां से एरो लगा हुआ है वहां से हम लोग लाइन को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। तो इसका जो सिंबल होता है, तो मान लो अब ये कोई लाइन होगी सी डी, तो इसको जब लिखा जाएगा रे को तो कैसे लिखेंगे? तो सी डी लिखेंगे और उसके ऊपर हम लोग एरो बना देंगे एक तरफ से। तो ये हमारा हो जाएगा रे लाइन, इसको पढ़ा जाएगा फिर रे लाइन। ठीक है, इसको पढ़ा जाएगा रे लाइन। और लाइन सेगमेंट क्या होता है सर जी? तो लाइन सेगमेंट में क्या होता है? एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग और उसके दोनों टाइप और दोनों तरफ क्या कर सकते हैं? एंड पॉइंट लगा देते हैं। दोनों तरफ उसके क्या लगा देते हैं? एंड पॉइंट। तो जैसे मान लो अगर ये लाइन ईडी होगी तो इसको लिखा जाएगा ईडी और इसके ऊपर बना दिया जाएगा एक लाइन। ठीक है, बस सिंपल सा। और यही आपका हो जाएगा लाइन सेगमेंट। आप डॉट लगाना चाहो ना लगाओ, आप सिंपल बस एक लाइन ड्रॉ कर दो, वो भी लाइन सेगमेंट का ही सिंबल माना जाएगा। ठीक है, तो अगर हमको रिप्रेजेंट करना होता है किसी भी लाइन को, ये 3 टाइप्स ऑफ लाइन है, इनको अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो अगर उनको करना है तो उसके ऊपर हमको क्या लगाना होगा? उनके नेम के आगे ऊपर सिंबल लगाना होगा। तो लाइन सेगमेंट का सिंबल बोथ साइड एरो, रे का सिंबल वन साइड एरो और लाइन सेगमेंट का सिंबल नो टाइप्स ऑफ एरो, कोई एरो नहीं दोनों तरफ से। ठीक है, यही आपका हो जाएगा लाइन सेगमेंट। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था रे के बारे में कि जैसे कि हमारी फ्लैश लाइट होती है बीम की, वो भी हमारी किस तरह की लाइन है? रे लाइन है। ठीक है, तो जैसे यहां पे देखिए हमने एक एग्जांपल लिया है रे का कि ये जैसे टॉर्च जब हम लोग चलाते हैं और हम लोग क्या करते हैं? टॉर्च मारते हैं किसी को, तो देखते हैं ना जो उससे रे निकलती है वो एक तरफ से ही निकलती, क्योंकि देखिए टॉर्च से ही रे निकल रही है। तो टॉर्च आपका क्या हो जाएगा? एंड पॉइंट हो जाएगा एक तरफ का, और उससे जितनी दूर तक चाहे उतना लाइट क्या कर सकती है? एक्सटेंड कर सकती है, बढ़ सकती है, जहां चाहे उतनी दूर तक जा सकती है लाइट। तो इसलिए एक तरफ से इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, और जो एक तरफ से जहां पे आपकी टॉर्च चालू होती है वो उसका क्या होता है? एंड पॉइंट। तो ये हमारा एग्जांपल हो जाता है किसका? रे का। ये हमारा किसका एग्जांपल हो जाता है? रे का। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे लाइन क्या होती है। पार्ट ऑफ लाइन विच कैन एक्सटेंड फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन एंड इट हैज नो एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ पार्ट ऑफ लाइन दैट हैज टू एंड पॉइंट, वी कांट एक्सटेंड फ्रॉम बोथ द डायरेक्शन। ठीक है, जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं और उसको हम लोग दोनों तरफ से नहीं बढ़ा सकते, वो हमारी लाइन सेगमेंट हो जाएगी। और रे क्या होता है? जिसके एक एंड पॉइंट होता है। तो एक एंड पॉइंट होगा तो दूसरी तरफ से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। बस सिंपल है। लाइन नो एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट 2 एंड पॉइंट, रे 1 एंड पॉइंट, खत्म। आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी, आपको समझ में भी आ जाएगा और आप इसको डिफाइन भी कर सकोगे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग पेयर ऑफ लाइंस के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए आपको अब ये सब आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, क्योंकि वहां पे पूरा लाइन का ज्योमेट्री का एक पूरा चैप्टर ही है। ठीक है, तो वहां पे आपने पढ़ रखा होगा, तो यहाँ पे हम लोग बस एक रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं फिर से। तो जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है सर जी? तो लाइन दैट क्रॉस ईच अदर एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट क्रिएटिंग 4 एंगल्स एट द इंटरसेक्शन। तो मतलब ये लाइन जैसे है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करें? क्रॉस करें, और क्रॉस करती हैं जब ये दोनों लाइन, तो एक इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। जो जैसे मान लीजिए ये लाइन है, तो ये जो बीच में है, एक मिनट, जो ये बीच में है आपके, जहां पे ये दोनों लाइंस क्या हुई हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट की हैं, तो वो जो पॉइंट होता है वही हमारा क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है।
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, ठीक है, या इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। तो ये पॉइंट जो होता है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, जहां पे दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती हैं, एक दूसरे पे क्या करती हैं, काटती हैं, एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती हैं, ठीक है। और वहां पे कितने टाइप के एंगल्स फॉर्म होते हैं, 4 टाइप्स के। तो ये 1 2 3 और 4 देख ही रहे होंगे एंगल्स बन रहे हैं, देखिए ये फर्स्ट, ठीक है, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा और ये फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं पैरेलल लाइंस। तो लाइंस दैट नेवर मीट नो मैटर हाउ फॉर एक्सटेंडेड दे मेंटेन इक्वल डिस्टेंस अपार्ट। तो भैया पैरेलल लाइन क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल में होती हैं, ठीक है, एक दूसरे के इक्वल डिस्टेंस अपार्ट होती है, मतलब इनके बीच की जो दूरी होगी, दो लाइंस के बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, सेम। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल में आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक में, ठीक है, जो पटरी होती है जिससे रेलगाड़ी आपकी गुजरती है वो बिल्कुल कैसी होती है, पैरेलल लाइन होती है, क्योंकि दो पटरियों के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो बिल्कुल कैसी होती है, इक्वल होती है, तभी हमारी रेलगाड़ी चल लेती है। नहीं तो अगर इक्वल ना हो तो क्या हो जाए, पलट जाए पूरी ट्रेन लेके। इसलिए हमारा जो रियल लाइफ एग्जांपल हो सकता है पैरेलल लाइन का, वो हो सकता है हमारा रेलवे ट्रैक, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस दैट फॉर्म राइट एंगल्स दे मीट एट परफेक्ट राइट एंगल्स। तो परपेंडिकुलर लाइंस दो लाइंस होती हैं जो मीट करती हैं बिल्कुल वन पॉइंट पे, और जिस पॉइंट पे वो मीट करती हैं वहां पे वो क्या बनाती हैं, 90 डिग्री फॉर्म करती हैं ये, तो बिल्कुल परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे के ये, ठीक है। ये देखिए, तो आप इसको क्या पढ़ते हो, राइट एंगल भी पढ़ते हो ना, आपने टाइप ऑफ एंगल्स में पढ़ रखा होगा राइट एंगल। तो ये कैसी टाइप की लाइंस होती हैं, ये परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है क्योंकि ये देखो इंटरसेक्ट करती है ना यहाँ पे, ये देखो अगर इसको एक्सटेंड कर दिया जाए तो ये क्या हो जाता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहाँ पे जहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वहां पे अगर आपका 90 डिग्री बन रहा है तो इसका मतलब वो कैसी लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है। और अगर वहां पे 90 डिग्री नहीं बन रहा है तो वो किस टाइप की लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस तो है ही है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर लाइंस वहां पे कहा जाएगा जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करें एट एन 90 डिग्री, जहां पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो, ठीक है, वही हमारा हो जाता है परपेंडिकुलर लाइन। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, एंगल के बारे में पढ़ते हैं। तो एंगल्स क्या होते हैं सर जी, एंगल कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं व्हाट मेक्स एन एंगल। एन एंगल इज फॉर्म बाय टू रेज शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट कॉल्ड द वर्टेक्स। तो भैया एंगल क्या होता है, यहां पे दो रेज होती हैं, एक कॉमन पॉइंट होगा, ठीक है, मान लीजिए ये कॉमन पॉइंट है आपका, और इसी कॉमन पॉइंट से दो रेज एक्सटेंड करेंगी, बाहर की तरफ निकलेंगी, ठीक है, इसी कॉमन पॉइंट से। तो एक रे आपकी ऐसे निकल गई और दूसरी रे मान लीजिए आपकी ऐसे निकल गई। तो ये जो आपका रे ओरिजिनेट हो रही है सिंगल पॉइंट से, कॉमन पॉइंट से, वही आपका क्या करता है, एंगल फॉर्म करता है। अच्छा, इन दोनों रेस के बीच की जो दूरी होती है वही आपका साइज ऑफ एन एंगल होता है, जो यहां पे हम पढ़ेंगे। ये देखिए लिखा हुआ है ना, द साइज ऑफ एंगल रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ रोटेशन बिटवीन द टू रेस। तो जो यहां पे इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, इन दोनों रेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, वही हमारा क्या होता है, एंगल होता है, वही हमारा क्या होता है, एंगल होता है। तो भैया एक कॉमन पॉइंट जहां से दो रेस क्या होंगी, ऑरिजिनेट होंगी, बाहर की तरफ निकलेंगी, और उनकी बीच की जो डिस्टेंस होती है उन दोनों रेस के बीच की, उसी को हम लोग क्या बनाते हैं, एंगल कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो सिंपल सा है, एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेस ओरिजिनेट फ्रॉम द कॉमन एंड पॉइंट एंड कॉल्ड इट्स वर्टेक्स। और जो वो कॉमन पॉइंट होता है उस कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, वर्टेक्स। ये देखिए, इस जो कॉमन पॉइंट है आपका, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, वर्टेक्स कह देते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, एंगल फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू रेज एट कॉल एंगल। तो जो डिस्टेंस होती है दो रेज के बीच की, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, ठीक है। और जो कॉमन पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है सर जी, समझ में आ गया होगा। अच्छा, एंगल का जो मेजरमेंट होता है उसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री में, ठीक है। जो एंगल का मेजरमेंट होता है उसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री में, डिग्री में। और उसका जो सिंबल होता है वो ऐसे ऊपर क्या लगा रहता है, डॉट बना रहता है, गुलंडा वाला साइन बना रहता है, ठीक है, छोटा सा डॉट बना रहता है।
तो ये इसको हम लोग कहते हैं, अगर मान लीजिए इन दोनों रेस के बीच की दूरी को अगर आपको नापना हो तो एंगल के फॉर्म में हम लोग नापेंगे, मेजर करेंगे। और अगर मान लीजिए जैसे हम लोग मान लेते हैं ये 30 डिग्री, तो ये जो 30 डिग्री है ये क्या बता रहा है, इन दोनों रेस के बीच की रोटेशन को बता रहा है, इन दोनों रेस के बीच की डिस्टेंस को बता रहा है। तो यही 30 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स। तो अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स के बारे में। तो सर जी प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स क्या होती हैं? तो हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स में पहली हम लोग की प्रॉपर्टीज होगी द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू 180, जिसके बारे में अभी आप आगे पढ़ेंगे जब हम ट्रांसवर्सल लाइन एंड इट्स एंगल्स फॉर्म में आपको पढ़ाएंगे। कि मतलब कहने का मतलब है कि जैसे अगर ये स्ट्रेट लाइन है आपकी, ठीक है, तो जहां पे पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा मान लीजिए दोनों रेस का, ये भाई स्ट्रेट लाइन क्या करेंगे, देखिए हम लोग ने स्ट्रेट एंगल पढ़ा है, तो स्ट्रेट एंगल में क्या होती है, दो रेज होती हैं, एक ये रेज होती है और एक ये रेज होती है, और ये कहां पे मीट करती हैं, जानते हैं एंगल्स कहां बनते हैं, कॉमन पॉइंट पे बनते हैं, जो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये वो एक रे ये निकलती है और दूसरी रे ये निकलती है, और इनके बीच का कॉमन पॉइंट जो कि वर्टेक्स होता है। अब हमने क्या पढ़ा, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक साइड के जो स्ट्रेट लाइन है उसके एक साइड के जितने भी एंगल्स बनेंगे वो उनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। ठीक है, इसका मतलब ये एक मान लीजिए ये रे आपकी बनी है, तो इसका एंगल और इसका एंगल, और इन दोनों एंगल्स को जब ऐड किया जाए तो टोटल कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। इसीलिए जब हम स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं तो आप देखते हैं ऐसे बनता है आपका यू। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे जो दोनों एंगल्स का सम है स्ट्रेट लाइन के वो कितना है, 180 है। कितना है, 180 है। यही हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, एंगल्स की। तो आप समझ गए होंगे कि किन्हीं भी दो एंगल्स का जो सम होगा स्ट्रेट लाइन के सेम साइड में वो कितना होगा, 180 होगा। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड द पॉइंट इज ऑलवेज टू 360 डिग्री। तो कहने का मतलब है कि जैसे आपका ये पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट है आपका, ठीक है, तो इस पॉइंट के जो चारों तरफ जो एंगल बनता है उस पूरे एंगल को कितने मेजर में रिप्रेजेंट किया जाता है, 360 डिग्री में रिप्रेजेंट किया जाता है। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड द पॉइंट, मतलब ये पॉइंट के अराउंड में जितने भी एंगल्स का सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 360 का। और उसी को हम लोग पढ़ते हैं कंप्लीट एंगल, आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, उसी को हम लोग पढ़ते हैं कंप्लीट एंगल। तो पॉइंट जिसके चारों तरफ के एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 360, वही हमारा होता है कंप्लीट एंगल, और वही हमारी प्रॉपर्टी भी होती है, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड द पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब आते हैं दूसरे प्रॉपर्टीज पे। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। तो भैया देखो एंगल फॉर्म होने के तीन कंडीशन है, देख लीजिए। पहली कंडीशन ये है कि उसमें एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, जैसे यहाँ पे इस फिगर में देखिए, ये देखिए जो आपका पिंक वाला पॉइंट है ये क्या बता रहा है, ये कॉमन वर्टेक्स को बता रहा है, कॉमन एंड पॉइंट को बता रहा है। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन क्या है, द रे मेकिंग एन एंगल्स आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल्स। तो ये जो रे है आपकी, ये आपकी रे है, ठीक है, ये आपकी जो रे है ये क्या है, सॉरी, ये जो आपके लाइन से इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, रेस कहते हैं। ठीक है, और या तो आर्म्स ऑफ एंगल्स भी कहा जाता है। तो हमको पता है ये रेज है, ठीक है, जो पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है, और इन्हीं को अगर एंगल में हम लोग कहेंगे तो क्या कहेंगे, आर्म्स ऑफ एंगल कहेंगे। ठीक है, द एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो हमने देखा जो हमारा ये कॉमन पॉइंट है, एंड पॉइंट है, ये हमारा क्या होगा, वर्टेक्स कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, वर्टेक्स। तो यहीं पे लिख देते हैं वर्टेक्स। तो तीन चीज समझ में आ गई, जो रेज होती हैं उनको हम लोग आर्म्स ऑफ एंगल कहते हैं। कभी भी कोई एंगल फॉर्म होगा तो उसका एक कॉमन एंड पॉइंट जरूर होगा, और जो एंड पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। बस यही तीन प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जानते हैं कितने टाइप्स के एंगल्स होते हैं। तो दो टाइप्स के एंगल्स होंगे। अभी टाइप ऑफ एंगल वो मेजरमेंट वाला अलग है, ये जो है ये आपको
उसके डिग्री मेजरमेंट पे बता रहा है कि पॉजिटिव एंगल क्या होता है और नेगेटिव एंगल क्या होता है। तो पॉजिटिव एंगल क्या होता है, इफ द एंगल गोज इन काउंटर क्लॉकवाइज देन इट इज कॉल्ड एन पॉजिटिव एंगल। तो जो क्लॉकवाइज मूव करते हैं आपके, ऐसे ये देखिए जैसे ये वाले एंगल्स हैं, ठीक है, तो ये जो क्लॉकवाइज आपके मूव करेंगे एंगल्स, इनको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव एंगल, ठीक है। तो नेगेटिव एंगल किसको कहेंगे सर जी, तो इफ द एंगल गोज क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव एंगल्स, ठीक है। अच्छा एक मिनट, तो ये आपका, सॉरी गलत मैंने बोल दिया, यहाँ पे जो पॉजिटिव एंगल होगा वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। कैसे जाएगा, देखिए हमारी क्लॉक, हम भूल गए कि क्लॉक ऐसे होती कि ऐसे, तो यहाँ पे जो क्लॉक आपकी चलती है वो ऐसे चलती है ना, ये इस फॉर्म में। तो ये जो फॉर्म होता है ये कैसा होता है, क्लॉकवाइज होता है। तो जो क्लॉकवाइज वाला डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म होगा वो हमारा नेगेटिव एंगल होगा, उसको हम लोग नेगेटिव एंगल कहेंगे। और जो एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल फॉर्म होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एंगल पॉजिटिव एंगल कहते हैं, ठीक है। तो जो एंटी क्लॉकवाइज में फॉर्म होंगे एंगल वो हमारे पॉजिटिव एंगल, और जो क्लॉकवाइज में एंगल फॉर्म होंगे वो हमारे नेगेटिव एंगल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे हमारा वही टाइप ऑफ एंगल्स जो कि हमने क्लास 6 में पढ़ा रखा है, जो हम लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे। यहाँ पे पहला हमारा आता है एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल कैसे होते हैं, जो 90 डिग्री से कम होते हैं। तो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल्स होंगे वो हमारे कैसे एंगल्स होंगे, एक्यूट एंगल, ठीक है। फिर राइट एंगल जो कि एग्जैक्ट 90 डिग्री फॉर्म करते हैं, जिनको हम लोग परपेंडिकुलर लाइंस भी कहते हैं, अभी हमने आगे पढ़ा हुआ है। तो ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे जहां पे इनका कॉमन पॉइंट होता है वहां पे 90 डिग्री फॉर्म होता है, इसी को हम लोग राइट एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल तो ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, तो जो 90 से ग्रेटर होंगे और 180 से कैसे होते हैं, लेस होते हैं, ठीक है। 90 से ग्रेटर और 180 से लेस। स्ट्रेट एंगल तो अभी हमने पढ़ा है आगे, स्ट्रेट एंगल ऐसे पूरा फॉर्म होता है, ठीक है। तो पूरे, तो वो हमारा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री, तो आपके जितने भी एंगल्स होंगे 180 डिग्री से ग्रेटर होंगे वो आपके कौन से एंगल्स हो जाएंगे, रिफ्लेक्स एंगल्स हो जाएंगे। तो आपका जैसे मान लीजिए 270 डिग्री हो गया, 285 डिग्री हो गया, ये सारे एंगल्स कैसे हैं, रिफ्लेक्स एंगल्स हैं, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा फुल रोटेशन। तो हम लोग ने प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल में अभी पढ़ा था, जब कोई पॉइंट है और उस पॉइंट के चारों तरफ के एंगल का जो सम होगा वो कितना होता है, 360, जिसे हम लोग कंप्लीट एंगल भी कहते हैं और फुल रोटेशन भी हो जाता है। ये पॉइंट के चारों तरफ जो भी एंगल्स फॉर्म होंगे उनका जो सम होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ एंगल्स हम लोग ने जान ही लिया है, और अब देखते हैं हम लोग रिलेटेड एंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो अब एंगल से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है, इसको आप अभी याद कर लोगे तो आपको क्लास 9th और 10th में बार बार आपको बेसिक नहीं पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो आपको अगर अभी नहीं ये सारी चीजें आएंगी तो आपको क्लास 9-10 में भी ट्रबल होने वाली है। तो इसको आराम से एक एक करके चीजें सीखते चलिएगा, सारे टाइप के एंगल्स और उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो द टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री आर कॉल्ड एन कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसे कोई दो एंगल्स जिनके दोनों मेजरमेंट को जब ऐड किया जाए तो वो किसके इक्वल आ जाए, 90 डिग्री के इक्वल आ जाए, वही हमारे कैसे एंगल्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किन्हीं दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल आना चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। बस दो चीजें याद कर लो बेटा, कि हमारे जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे उनके जब एंगल्स को सम किया जाए तो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो जैसे ये देखिए, ये एक एंगल है आपका 50 डिग्री का, और मान लीजिए ये दूसरा एंगल है 40 डिग्री का, ठीक है। अब अगर मान लो कि इन दोनों एंगल्स को, ठीक है, ये जो बने हैं 50 डिग्री और 40 डिग्री, अब इन दोनों को हम लोग क्या कर दें, एक दूसरे के ऊपर रख दें, एक दूसरे के ऊपर कर दें, कोइंसाइड करा दें। तो जब इस वाले एंगल को उठाओगे, ठीक है, इस वाले एंगल को मान लो उठाओगे, एक मिनट, ठीक है, मान लो इस वाले एंगल को उठाओगे और इसके ऊपर रख दोगे ये, ठीक है, हल्का सा, एक मिनट, हाँ, ठीक है, इसको, एक मिनट, इसको इसके ऊपर रख दोगे तो ये देखो, हम आपको करके भी दिखा रहे हैं लाइव, ठीक है। तो ये जो दोनों को कोइंसाइड कर दिया तो ऐसे फॉर्म हो जाएगा एंगल, हो जाएगा,
बोलो सर जी ये तो मैजिक कर दिया आपने, आपने तो लाइव दिखा दिया। ठीक है, तो देखो उस एंगल को मैंने उठाया और मैंने दूसरे वाले एंगल के ऊपर रख दिया, तो देखो ये जो बीच में क्या आ गया, कॉमन लाइन आ गई ना। ठीक है, एक कॉमन रे आ गई। ठीक है, अब इन दोनों एंगल का जो सम होना चाहिए, बस यही हमको सीखना है। अब इन दोनों एंगल का जो सम होना चाहिए, जो ये पहला वाला एंगल था ये हमारा, ये वाला एंगल जो था हमारा वो कितने डिग्री का था, 50 डिग्री का। ये देखिए हमने यहां पे पढ़ा है। और ये वाला जो एंगल था हमारा ये कितने डिग्री का था, 40 डिग्री का। और इन दोनों को जब ऐड कराया जाए तो किसके इक्वल आना चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। और अगर ये 90 डिग्री के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये हमारा किस टाइप का एंगल हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। सो आई होप आपको इससे अच्छे तरीके से अब नहीं समझ में आ सकता। सबसे बेस्ट तरीके से मैंने आपको, देखो एंगल, आप फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा कैसे मैंने उस एंगल को उठाया 50 डिग्री वाले को और 40 डिग्री वाले के ऊपर रख दिया, तो बीच में एक लाइन क्या हो गई, कॉमन हो गई। दोनों एंगल्स की जो रे थी वो दोनों एक साइड एक दूसरे के ऊपर क्या हो गई, कोइंसाइड हो गई और वो लाइन कॉमन हो गई। तो इसका मतलब जो ये टोटल एंगल बना, अब दोनों एंगल्स को मिला के जो ये पूरा एंगल बना, अब इन दोनों एंगल्स को जब ऐड किया जाए तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, 90 डिग्री के। और अगर 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब वो क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। तो बस यही था आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब क्वेश्चंस इसके जो टाइप के क्वेश्चंस है कि कैसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकालते हैं, उसको हम लोग आगे सीखेंगे। ठीक है, आगे हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस में रखा हुआ है, तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। तो जैसे हमने अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा कि किन्हीं दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, वैसे आपका सप्लीमेंट्री होता है क्योंकि किन्हीं दो एंगल्स का जो सम हो वो किसके इक्वल हो, 180 डिग्री के इक्वल हो। तो अभी तक हम लोग ये पढ़ रहे थे कि किन्हीं दोनों एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल हो। अब यहां पे ये पढ़ेंगे कि किन्हीं दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल हो, 180 डिग्री के इक्वल हो। ठीक है, तो यहां पे जैसे ये वाला, अब इसको भी आप बोलेंगे सर जी वैसे ही करके दिखाइए जैसे आपने पहले वाले में किया है, तो लो बेटा आपको ये भी दिखा देते हैं। यहां पे हम लोग एक ये वाला बना लेते हैं एंगल। ठीक है, एक मिनट, ये और ये। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 110 डिग्री। और एक मिनट, ठीक है, थोड़ा लाइन और अच्छी से बना दे, नहीं तो उतनी ही लाइन बनाते हैं हम लोग जितना वो बनती है। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इसको एक मिनट ग्रीन से हम लोग थोड़ा कर देते हैं, तो जिससे आपको डिफ्रेंशिएट पता चल जाएगा, दोनों लाइंस अलग अलग हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 70 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, दोनों लाइंस को क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कराएंगे। तो देखिए ये, अब इसको हमने उठाया, एक मिनट एक मिनट, एक मिनट, ये उठ नहीं रही है। अब इसको मैंने, अच्छा एक मिनट, यहां पे क्या हो गया कि एक ही जगह पे मैंने दोनों लाइंस ड्रॉ कर दी हैं, तो इसलिए दिक्कत आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अब आ जाएगा आपका। तो देखिए 110 डिग्री को हमने उठाया और इसको रख दिया आपके 70 डिग्री के ऊपर। ये देखिए रख दिया, बोलो हाँ सर जी ये तो आ गया। दोनों एक दूसरे के, इन दोनों की जो लाइंस थी वो क्या हो गई, एक कॉमन हो गई, दोनों एक दूसरे के ऊपर जुड़ के कॉमन लाइन बना ली। ठीक है, अब देखते हैं, तो ये वाली जो लाइन थी, ये देखो कॉमन हो गई कि नहीं हो गई, हो गई ना। अब देखो, अब इन दोनों एंगल्स का जो सम होना चाहिए 110 और 70 का, इनको ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 180 के इक्वल आना चाहिए। तो 110 प्लस 70, और इसको जब ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, 180 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारे किस टाइप के एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। देखिए इस पूरे एंगल का जो सम होगा, ठीक है, ये दोनों, ये देखिए दोनों को मिला के वो किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री के इक्वल आ गया, और यही हमारा हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल्स। अभी आगे हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स को निकालते हैं। अगर एक एंगल दिया है तो हम लोग कैसे उस एंगल की हेल्प से दूसरे एंगल को निकालते हैं। ठीक है, वो आगे क्वेश्चंस में है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
एडजेसेंट एंगल्स के बारे में। तो टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन आर्म एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म। ठीक है, तो देखो एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है, तो हम लोग ने इंग्लिश में पढ़ा एडजेसेंट माने क्या होता है, जो अगल बगल होता है, जो अगल बगल होता है आपके, ठीक है, वो हमारा होता है एडजेसेंट। ठीक है, अब एंगल्स में क्या होता है सर जी एडजेसेंट एंगल, तो देखो जैसे अभी हमने पीछे यहां पे हमने क्या किया था, अभी हमने यहां पे दो एंगल्स थे और उनको उठा के हमने क्या किया, एक दूसरे के ऊपर रख दिया। तो एक दूसरे के ऊपर रख दिया तो जो ये वाली लाइन थी देखिएगा इसमें, ये वाली लाइन 110 की डिग्री वाली की लाइन ये, और 70 डिग्री की ये वाली लाइन, ये एक दूसरे में क्या हो गई, कोइंसाइड हो गई। ठीक है, एक कॉमन आर्म बना लिया इन्होंने। तो वो जो कॉमन आर्म है वही हमारा जो ये एंगल फॉर्म हुआ दोनों एंगल्स को एक दूसरे के ऊपर रखने पे, यही एंगल्स हमारा क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल हो गया, एक दूसरे के अगल बगल है ना। अब देखो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के अगल बगल है कि नहीं, दोनों एंगल्स जब इनको एक दूसरे के ऊपर रखा गया तो ये देखो एक दूसरे के अगल बगल हो गए ना, टच हो गए एक दूसरे से, तो यही हमारा क्या होता है, एडजेसेंट एंगल होता है। तो अब होता क्या है, तो देखो पहले एक चीज कैसे पता करोगे कि कोई एंगल आपका एडजेसेंट है, कि उसमें पहला क्या होगा, कॉमन वर्टेक्स होगी। तो देखो यहाँ पे ठीक है, ठीक है, अब देखो यहां पे कॉमन वर्टेक्स थी कि नहीं थी, यहां पे भैया ये देखो जब दोनों एंगल एक दूसरे के ऊपर बैठ गए तो यहां पे कॉमन वर्टेक्स आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, यही एक कॉमन वर्टेक्स मतलब कॉमन पॉइंट जहां पे दोनों रेस के एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाए और वहीं पे टच कर जाए। तो देखो ये तुम्हारा क्या आ गया, कॉमन वर्टेक्स आ गया। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, कॉमन आर्म होनी चाहिए। तो जैसे हमने यहां पे कॉमन आर्म को देखो, ये दोनों जो आर्म्स थी 110 की डिग्री की ये वाली और 70 डिग्री की ये वाली, ये एक दूसरे के ऊपर क्या हो गई, कोइंसाइड हो गई, तो एक आर्म बना ली। तो देखो यही एक आर्म है तुम्हारी ये वाली, देखते हैं ये, ठीक है, ये वाली, ये तुम्हारी क्या हो गई, कॉमन आर्म हो गई, इसको हम लोग कह लेंगे कॉमन आर्म। और ये तुम्हारा हो गया कॉमन पॉइंट जहां पे ये दोनों एक दूसरे से जुड़ गई। ठीक है, अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि देयर नॉन कॉमन आर्म्स ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। तो देखो भैया जो ये तुम्हारी येलो वाली कॉमन आर्म है, इसके डिफरेंट साइड्स में मतलब अलग अलग साइड्स में कौन सी आर्म्स होनी चाहिए, जो कि नॉन कॉमन आर्म्स हैं, जो कि कॉमन नहीं है, वो आर्म्स आपकी कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड्स में होनी चाहिए। तो वो हमको पता है, सिंपल सी बात है, देखो ये वाली आर्म इसके डिफरेंट साइड में और ये वाली आर्म्स इस कॉमन आर्म्स के डिफरेंट साइड में, तो क्या है, डिफरेंट साइड्स में ना। इसका मतलब ये हमारी हो गई तीसरी प्रॉपर्टी कि कैसे पहचानेंगे एडजेसेंट एंगल्स को। तो भैया यही चीज हमने यहां पे पढ़ा है। देखो यहां पे फिगर बना है हमारा, ये जो बी वाला पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, कॉमन वर्टेक्स। फिर ये जो कॉमन आर्म होगी वो कौन सी हो जाएगी, डी वाली हो जाएगी। ठीक है, कॉमन आर्म हो जाएगी ये कॉमन आर्म, और जो आपकी नॉन कॉमन आर्म्स होनी चाहिए वो डिफरेंट साइड होनी चाहिए। तो जो ये डी वाला पॉइंट के अगल बगल देखो कॉमन आर्म्स है ना, नॉन कॉमन आर्म्स है ये ए और सी, और ये कैसी है, डिफरेंट साइड्स में, एक दूसरे के डिफरेंट साइड्स में, कॉमन आर्म्स के डिफरेंट साइड्स में। तो यही आपके होते हैं एडजेसेंट एंगल। आई होप इससे अच्छा आपको अब नहीं समझ में आ सकता। ठीक है, इतनी बेहतरीन तरीके से हमने आपको बता दिया, एक एक चीज डिफरेंशिएट कराई, कैसे एंगल्स को मैंने उठाया और एक दूसरे के ऊपर रख दिया, और वहीं से हमारा बन जाता है एडजेसेंट एंगल जो एक दूसरे के अगल बगल होते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आपको आ गया होगा। अब लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स हुज सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जो लीनियर पेयर के एंगल्स होते हैं वो कैसे एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं। देखो ये जैसे एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2, तो ये कैसे एडजेसेंट है ना। अभी हमने देखो आगे यहां पे देखा था, कहां गया ये वाला, तो ये था ये वाला, देखो ये लीनियर पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो सेम वैसे ही देखो, ऐसे ही फिगर सेम यहां पर भी बना हुआ है, ये देखो ऐसे, लेकिन इधर की तरफ आपकी बार रे आ गई है। तो ये देखो ये कॉमन आर्म हो गई आपकी, ये आपका जो बड़ा सा बी पॉइंट है ये आपका कॉमन वर्टेक्स हो जाएगा, और इस कॉमन आर्म्स के दोनों डिफरेंट साइड्स में क्या होनी चाहिए, नॉन कॉमन आर्म्स, जो कि ए और सी है पहले से। ठीक है, अब इसको इरेज कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है, इस टाइप का जो एंगल फॉर्म होता है, एडजेसेंट एंगल जो इस तरह का फॉर्म होता है वो किस टाइप का होता है, लीनियर पेयर। और हमेशा याद रखिएगा जो इस टाइप के एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनके एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री, क्योंकि जो 180 डिग्री बनता है वो ऐसे बनता है ना, ये
1 और 2 को मिला के ऐसे ही बनता है ना स्ट्रेट लाइन, तो बस यही स्ट्रेट लाइन आपकी बन जाती है। ए बी सी आपकी कैसी है, स्ट्रेट लाइन, और हमको पता है स्ट्रेट लाइन के एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। लीनियर पेयर मतलब ये एक टाइप के एडजेसेंट एंगल्स होते हैं और जिनके दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट कॉमन पॉइंट। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो जैसे ये देखिए, ये दोनों लाइंस हैं आपकी, ठीक है, अच्छा यहीं पे बना देते हैं आपको, ये और ये, एक मिनट दूसरे कलर की ले लेते हैं, ये, ठीक है। तो ये दोनों लाइन आपकी क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो कि आपका ये है कॉमन पॉइंट, ठीक है। अब इसके चारों तरफ, इस इंटरसेक्टिंग लाइन के चारों तरफ एंगल्स फॉर्म होते हैं, जैसे ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये डी हो गया और ये सी हो गया। और इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, वो ऑलवेज इक्वल होते हैं। इसका मतलब जो ये बी वाला एंगल है आपका, ठीक है, जो आपका ये बी वाला एंगल्स है, ये बी वाला, ये किसके इक्वल होगा, एंगल डी के, क्योंकि ये इसके अपोजिट में ना, बी डी के अपोजिट में, और यहां पे सी और ए एक दूसरे अपोजिट में, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल डी और एंगल सी इक्वल टू एंगल ए, ठीक है। तो आपका ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ट्रांसवर्सल्स एंड एंगल फॉर्म। तो भैया अब आगे आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि नया पढ़ने को मिलेगा कि ट्रांसवर्सल सर जी क्या होता है। तो देखो यहां पे ट्रांसवर्सल क्या होता है हमारा, तो व्हाट इज ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, ठीक है, क्रिएटिंग ए डिफरेंट एंगल्स। तो भैया एक लाइन जो कि दो या दो से ज्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे क्या करे, इंटरसेक्ट करे, ठीक है, वही हमारी लाइंस होती हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो मतलब एक लाइन, जैसे मान लो ये डिफरेंट टाइप की लाइंस हैं, ठीक है, इनको डिफरेंट कलर से भी बना देते हैं, लीजिए आपके लिए हम डिफरेंट कलर से बनाते थे, ये और ये 3 लाइंस हैं आपकी ए बी सी, ठीक है, मान लीजिए हमने 2 से ज्यादा लाइंस ले ली हैं, और ये आपका ये एक लाइन ऐसे जो कि इन तीनों ही लाइंस को इंटरसेक्ट करे डिफरेंट पॉइंट पे। तो ये येलो वाली लाइन है, यही लाइन आपकी ट्रांसवर्सल लाइन होती है, यही लाइन आपकी ट्रांसवर्सल लाइन होती है, ठीक है। एक सिंगल लाइन जो 2 या 2 से ज्यादा लाइंस को डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या करें, इंटरसेक्ट करें। तो ये सिंगल लाइन जो होती है इसी को हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। अब देखो इसने क्या किया, पिंक वाली लाइन को इंटरसेक्ट किया, एक मिनट, पिंक वाली लाइन को इसने इंटरसेक्ट किया इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, यहां वाले पॉइंट पे। फिर ग्रीन वाली लाइन को इसने इंटरसेक्ट किया यहां वाले पॉइंट पे, और आपके ऑरेंज वाली लाइन को इसने इंटरसेक्ट किया इस वाले पॉइंट पे। तो देखिए डिफरेंट पॉइंट पे इसने इंटरसेक्ट किया ना, एक सिंगल लाइन है। तो यही एक जो सिंगल लाइन जो डिफरेंट लाइंस को काटती है अलग अलग पॉइंट पे, वही हमारी क्या हो जाती है, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाती है, ठीक है। आप समझ गए होंगे ट्रांसवर्सल लाइन। अच्छा, इसने ये भी कहा है कि जब ये लाइन काटेगी, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा लाइंस को, तो उसके चारों तरफ जो कितने एंगल्स फॉर्म होंगे, 8 एंगल्स फॉर्म होंगे, 8 डिफरेंट एंगल्स फॉर्म होंगे, ठीक है। अब हम ये 3 लाइन वाला कॉन्सेप्ट हटा रहे हैं। अब ये देख लीजिए, ये जो फिगर में बना है, तो ये एक लाइन थी हमारी और एक ये लाइन थी हमारी, ठीक है। और आपकी जो ट्रांसवर्सल लाइन थी वो थी आपकी ये वाली सिंगल लाइन जो डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है लाइन को। तो अब इसके जो चारों तरफ जो एंगल्स फॉर्म होंगे वो 8 एंगल्स फॉर्म होंगे, ठीक है। तो ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 5, 6, 7 और 8। अब इन एंगल्स को कहते क्या है वो पढ़ेंगे यहाँ पे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं जो कि इक्वल्स होते हैं, ठीक है। अभी आगे पढ़ते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स सर जी होते क्या है। फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी होते हैं इसी में, ठीक है। इन्हीं 8 एंगल्स में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी होते हैं जो कि कैसे होते हैं, इक्वल होंगे हमेशा। फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे, वो भी हमेशा कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और को इंटीरियर एंगल, ठीक है, जो कि एक साइड पे होते हैं और उनका जो सम होता है, को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। को इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका जो सम होगा वो 180 होता है।
इसीलिए उनको हम लोग सप्लीमेंट्री भी कहते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इन्हीं दो एंगल्स का सम जो कि इक्वल आएगा 180 के, वो कैसे एंगल्स होते हैं, सप्लीमेंट्री। तो जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि ये करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, ये सब क्या होता है, तो देखते हैं आगे। तो अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स विद पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो पहला हमारा आता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट पैरेलल लाइंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑक्यूपाई द सेम रिलेटिव पोजीशन। तो मतलब आपकी दो लाइन जो कि कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए भैया। कैसी होनी चाहिए, पैरेलल। तो यहां पे जैसे मान लो ये एल वाली लाइन है, ठीक है, ये एल वाली लाइन है और ये एम वाली लाइन है, ये आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं, देख आपको देखने को मिल रहा होगा। और जो ये टी वाली लाइन है ये आपकी कैसी है, ट्रांसवर्सल है। ये देखिए, ये आपकी ट्रांसवर्सल है, जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अब देखो ये जो एंगल 1 है ये इक्वल होगा एंगल नंबर 5 के, क्योंकि ये सेम साइड पे है। ठीक है, और सेम साइड पे तो ये जो एक दूसरे की पोजीशन होती है इनकी वो सेम होती है। तो इसका मतलब एंगल नंबर 1 इक्वल टू एंगल नंबर 5। अब इसी तरह अब इसको और कैसे पढ़ सकते हो और कैसे जान सकते हो कि सर जी हमको कैसे पता चलेगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हम लोग पता करेंगे। तो देखो एक एंगल बाहर की तरफ और एक एंगल अंदर की तरफ। फिर से सुनो, एक एंगल बाहर की तरफ और एक एंगल अंदर की तरफ, वो हमारे एंगल जो होंगे वो पेयर्स में वो कैसे होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो सर जी अब कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एंगल बाहर है कौन सा एंगल अंदर है। ठीक है, अब ये भी बता देते हैं आपको। तो देखो भैया यहां पे लेते हैं आपको। ठीक है, अब यहां पे आप देखना जो एंगल ये जो एल वाली लाइन है, ठीक है, जो ये एल वाली लाइन है और जो ये एम वाली लाइन है, इनके अंदर जो भी एंगल्स हैं वो हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं। वो हमारे कैसे एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं। हम लोग पढ़े ना इंटीरियर माने क्या होता है, अंदर के, अंदर साइड। ठीक है, तो वो हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं। और इन दोनों पैरेलल लाइंस के जो बाहर एंगल्स हैं वो हमारे कैसे हैं, एक्सटीरियर एंगल है, बाहर की तरफ है। तो ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। तो देखो ये पैरेलल लाइंस क्या है, बाहर की तरफ है ना, बाहर की तरफ है, इसलिए ये एंगल्स कैसे कहलाएंगे, एंगल एक्सटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। कैसे एंगल्स कहलाएंगे, एक्सटीरियर एंगल्स। और जो ये एल और एम के बीच में जो एंगल्स बने, जैसे एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये हमारे होंगे इंटीरियर एंगल। बस यही है आपका इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। तो इसका मतलब अभी हमने क्या बताया, सर जी आपने ये बोला कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे उनको हम ऐसे पहचानेंगे कि एक एंगल बाहर का होना चाहिए और एक एंगल अंदर का होना चाहिए और लाइन के सेम साइड पे होना चाहिए, लाइन के सेम साइड पे। तो जैसे ये एंगल 1 है और एंगल 5 है, ठीक है, एक बाहर का एंगल एक अंदर का एंगल। ठीक है, एक बाहर का एंगल एक अंदर का एंगल। अब एक साइड पे भी है सर जी, देखो एक ही साइड पे ना, ये वाली साइड पे, सेम साइड पे है, तो ये एंगल जो होंगे वो हमेशा कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, फिर इसी तरह आपने सर जी बोला कि एंगल 3 और एंगल 7, तो एंगल 3 हमारा इंटीरियर एंगल और एंगल 7 हमारा एक एक्सटीरियर एंगल। तो ये भी कैसे हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, क्योंकि ये दोनों एक सेम साइड पे भी थे। देखो सेम साइड पे भी थे ना ये दोनों, ये देखो सेम साइड पे थे। अब ठीक है, तो दूसरी साइड वाले जो एंगल्स होंगे वो भी करस्पॉन्डिंग होंगे सर जी फिर तो। हाँ तो है, बिल्कुल सेम बात है। तो जैसे 2 है और 6 है, ये 2 वाला एक्सटीरियर एंगल, 6 वाला इंटीरियर एंगल, और दोनों सेम साइड पे भी हैं। ठीक है, दोनों देखो सेम साइड पे भी है ना, सेम साइड पे भी है। तो 2 और एंगल 6। फिर सर जी 4 और 8 भी है हमारे, तो हाँ भैया 4 और 8 भी। और ये सारे एंगल्स कैसे हैं, इक्वल है। और इन्हीं एंगल्स को हम लोग कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हमने बता दिया है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स को कैसे पहचानोगे। पहले कंडीशन, एक एंगल एक्सटीरियर में होना चाहिए, एक एंगल इंटीरियर का होना चाहिए, और वो सेम साइड में होने चाहिए।
दूसरा दूसरा क्या है पॉइंट कि वो सेम साइड पे होने चाहिए। तो एक एंगल एक्सटीरियर और एक एंगल इंटीरियर और सेम साइड पे होना चाहिए, ऑन द सेम साइड। वो एंगल्स कैसे होंगे करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो एंगल 1 और 5 इक्वल है, एंगल 3 7 इक्वल है, एंगल 2 एंड 6 इक्वल है, एंगल 4 और एंगल 8 इक्वल है। ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। हाँ सर जी समझ में आ गया होगा, ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसको इरेज कर देते हैं। अब क्योंकि हमको इसमें पढ़ना है, अब कैसे हम लोग सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल को पहचानेंगे। तो देखो, तो अब हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो इंटीरियर एंगल्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल्स आर इक्वल इन मेजर, ठीक है। और ठीक है आगे बढ़ते हैं, पहले देख लेते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर कैसे पहचाना जाए और अल्टरनेट एक्सटीरियर, है ना, अल्टरनेट अल्टरनेट एक्सटीरियर। देखिए हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा रहे हैं, जिससे आपके जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं एंगल्स को समझने में वो सब बिल्कुल क्या हो जाए, फिनिश हो जाए। तो आपको पेपर में इजी हो जाए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो भैया इतनी मेहनत हम भी कर रहे हैं, तो आप भी मेहनत करो, हमारे वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में भेजो, जितना ज्यादा हो सकता है भेजो भैया वीडियो को, ठीक है। वो उनको भी क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, थोड़ा बहुत, थोड़ा दूसरों को प्रॉफिट सोचोगे तुमको भी प्रॉफिट कल को होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये अल्टरनेट इंटीरियर सर जी और अल्टरनेट एक्सटीरियर कैसे पहचानेंगे। तो देखो जेड वाला जो फॉर्मेशन होना चाहिए, जेड देखना कहां कहां पे जेड बन रहा है। तो देखो एक तुम्हारा जेड ये बनेगा, देखो ऐसे, ये देखो ये जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, पूरा अच्छे से देखना जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हाँ सर जी जेड तो बन रहा है, ये देखो, ठीक है। अब जेड जब बनता है तो इसके अपोजिट एंगल्स होते हैं, वो हमारे कैसे होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर। तो देखो ये एंगल 3, एक मिनट, ये देखो एंगल 3 और एंगल 6, देखो एस बना, देखो एस भी बनाएंगे ये ठीक है, एस एस समझ लो, चाहे जैसे भी समझ लो, देखो। हाँ तो ये अपोजिट में एंगल 3 और एंगल 6, सेम ऐसे ही एंगल 4, ठीक है एक मिनट, सेम ऐसे ही एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 और एंगल 5। तो ये जो चारों, जो ये दो पेयर ऑफ एंगल्स हैं, इनको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट मतलब अपोजिट में, एक दूसरे के अपोजिट में अल्टरनेट होना, ठीक है, इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब एंगल 3 इसके अपोजिट में एंगल 6 के, और एंगल 4 एंगल 5 के अपोजिट में। अच्छा इंटीरियर क्यों कहा, तो हमने अभी पढ़ा था जो एल और एम के बीच में जो एंगल्स फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल सर कैसे फिर फॉर्म करेंगे, हम लोग पहचानेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल के लिए अब देखो यहां वाला जेड देख लो, बाहर की तरफ कैसे जेड बनेगा। तो अब इसको इरेज कर देते हैं। अब बाहर की तरफ कैसे जेड बनेगा, तो देखो ये, और ठीक है, ये ऐसे बनता है ना आपका, ये देखो, ये लाइन ले लो एम वाली, ऐसे ये हो जाएगा और ये हो जाएगा ऐसे। तो देखो ये बाहर की तरफ जेड बन रहा है ना, ठीक है। तो अब ये कैसे होंगे, तो सर जी यहां पे कैसे हम लोग करेंगे अल्टरनेट, तो ये आपका हो जाएगा 1, ठीक है, और एक मिनट, हाँ तो ये आपका जैसे हो जाएगा 1, एक मिनट, ये 1 और ये 6, ठीक है, ये एक्सटीरियर, सॉरी 1 और 8, ये यहां बाहर की तरफ 1 और 8, ठीक है, 1 और 8, और यहां क्योंकि हमको बाहर के एंगल, एक्सटीरियर माने क्या था, बाहर के एंगल्स ना, तो एक्सटीरियर एंगल अल्टरनेट होने चाहिए। तो देखो एंगल 1 और एंगल 8, एक मिनट इसको कलर कर देते हैं दूसरे रंग से। तो एंगल 1 और एंगल 8 बाहर की तरफ है दोनों, देखो बाहर की तरफ है कि नहीं है। तो एंगल 1 और एंगल 8, तो इसको इरेज कर देते हैं, एक मिनट।
तो इसको यहां लिख देते हैं एंगल 1 और एंगल 8, ठीक है। फिर ये देखो एंगल 2 और एंगल 7, ठीक है, एंगल 2 और एंगल 7, एंगल 2 और एंगल 7, और ये कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर। देखो यहाँ पे जेड बन भी रहा था हमारा, ये जेड हमारा बन रहा था, इसके बाहर के एंगल्स को हमको देखना था जो कि अपोजिट में होने चाहिए, तो एंगल 1 के अपोजिट एंगल 8 और एंगल 2 के अपोजिट एंगल 7, और ये हमारे कैसे होते हैं, इक्वल्स होते हैं। तो देखो हमने अल्टरनेट इंटीरियर भी पहचान लिया और हमने अल्टरनेट एक्सटीरियर को भी पहचान लिया, ठीक है। और को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो को इंटीरियर एंगल कैसे सर पहचानेंगे, तो देखो हमने बताया था जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सेम साइड पे होते हैं, तो इसका मतलब एंगल 4 और एंगल 6 ये कैसे है, को इंटीरियर, क्योंकि इंटीरियर होने चाहिए। पहली देखो पहली कंडीशन क्या है, इंटीरियर लगा है ना, नाम में क्या लगा हुआ है, को इंटीरियर एंगल, को माने पेयर में होने चाहिए और इंटीरियर एंगल्स होने चाहिए। तो जैसे एंगल 4 और 6 इनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 6 का जो सम होगा वो किसके होगा, 180 डिग्री। देखो यहां पे लिखा हुआ है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। मतलब देखो सेम साइड पे भी है, देखो सेम साइड में है ना, एक ही तरफ है, तो देखो एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180, और सेम ऐसे यहां पे ये हो जाएगा, ठीक है, एंगल 3 और एंगल 5, तो देखो यहां पे एंगल 3 प्लस एंगल 5 सेम साइड पे और इंटीरियर भी है, इनका भी सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और यही हमारे हो जाते हैं को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल जो कि पेयर में होने चाहिए, इंटीरियर एंगल्स होने चाहिए, एक साइड में होने चाहिए, और उनका सम जो होता है उन दोनों पेयर ऑफ एंगल्स का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। सो आई होप आप सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इतने बेहतरीन तरीके से हमने समझा दिया है कि आपको बस एक बार इस वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखना है, ठीक है। अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन हुई हो फिर से एक बार देखिएगा, एक बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा, आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे अच्छे से, ठीक है। और ये वाली लाइन आपने पढ़ी लिया, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हमने जान ही लिया है। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल, जो हमने देख ही लिया, एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 5 यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया पूरा ट्रांसवर्सल एंड एंगल फॉर्म फ्रॉम द ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन अ ट्रायंगल। तो भैया ये ट्रायंगल की इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। तो द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो पहली प्रॉपर्टी होती है जो ट्रायंगल की होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180। मतलब कि कोई एक ट्रायंगल है आपका और उनके तीनों एंगल का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 के। आपने ये क्लास 6 में पढ़ा होगा। तो जैसे ये ट्रायंगल है तो एंगल 1, ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यही हमारी होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, जिनके तीनों इंटीरियर एंगल का सम जो होता है, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल के का सम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल होता है। फिर आती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब आती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, सर जी क्या होती है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है सर जी। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक ट्रायंगल जो होगा, ठीक है, आपका जो ट्रायंगल है मान लीजिए ये, इससे जुड़ी हुई एक लाइन बाहर की तरफ एक्सटेंड करेगी, ठीक है, और एक एंगल बाहर की तरफ बनेगा जैसे ये वाला बना हुआ है। तो बाकी जो एंगल्स हैं उससे क्या रिलेशन है बाहर वाले एंगल का, तो हमेशा याद रखना द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, इंटरनल एंगल्स भी कह सकते हो। तो जो ये एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है, मान लो एंगल ACD ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, तो इसका जो सम होगा वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर जो इंटीरियर एंगल्स हैं और अपोजिट हैं। तो देखो एंगल सी, ये वाले बाहर वाले के अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, ये वाला एंगल BAC और एंगल ABC। तो एंगल ABC प्लस एंगल, इसको हम लोग कह लेंगे BAC, ठीक है, मेरे मुंह पे आ गया होगा ना, ठीक है। तो
हाँ, इसको लिख लेते हैं दूसरी जगह पे। एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ए सी और ए बी सी। तो ये वाला, ठीक है, ये वाला आपका हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा। तो जो आपका एक्सटीरियर एंगल होता है वो आपके इंटीरियर एंगल्स, जो ट्रायंगल के अंदर इंटीरियर एंगल्स है जो कि अपोजिट में होने चाहिए, उन दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो मान लो अगर ये आपका एक्सटीरियर एंगल अगर 90 डिग्री होगा, मान लीजिए, मानना है, ठीक है, एज्यूम कर लिए, तो अगर आपका 90 डिग्री होगा तो जो अंदर इंटीरियर एंगल है इनका जो सम होना चाहिए इनके एंगल्स का, वो किसके इक्वल आना चाहिए, एक्सटीरियर। तो अगर मान लो ये 30 डिग्री है और ये वाला इंटीरियर एंगल 60 डिग्री है, तो इनको जब ऐड करो 60 प्लस 30 इक्वल टू ये एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री, तो दोनों के एंगल्स कैसे आने चाहिए, इक्वल। तो 60 प्लस 30 करेंगे कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। और ये देखो, तो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर अपोजिट एंगल दोनों का सम किसके इक्वल आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, यही आपका होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसके बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टीज में पढ़ोगे अभी। अब आते हैं भैया अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। ठीक है, बस हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से देख लेते हैं। तो पहला है व्हाट इज द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 65 डिग्री। तो हमने अभी आपको आगे बताया था कैसे हम लोग निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट एंगल। तो हम लोग जानते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल्स क्या होते हैं, किन्हीं दो एंगल्स का सम 90 के इक्वल होता है। तो मान लो तुमको 1 डिग्री बता दिया गया है, एक एंगल बता दिया गया है, तो सेकंड एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे। तो हमको पता है भैया फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल इक्वल टू कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। ठीक है, दो एंगल्स का सम 90 डिग्री। एक एंगल आपको 65 दिया है, ठीक है, एक मिनट, एक एंगल आपको 65 दिया है, आपको सेकंड वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो भैया जो ये प्लस में है 65 इधर किस में चला जाएगा, माइनस में। और माइनस कराओगे 90 को 65 से तो कितना आ जाएगा, 35। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा, सेकंड एंगल फॉर्म हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, किसी भी एंगल का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो जो एंगल आपको दिया है उसको 90 से क्या करा दो, माइनस। फिर से सुनो, अगर किसी एंगल का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसको 90 से क्या करा दो, माइनस। सेकंड एंगल फॉर्म, सेकंड एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब कहते हैं सप्लीमेंट कैसे निकालेंगे, व्हाट इज द सप्लीमेंट ऑफ 105। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, कॉम्प्लीमेंट में 90 से माइनस करा रहे थे जो एंगल दिया गया था। इसमें क्या कराओगे, 180 से माइनस करा दो, बस डायरेक्टली माइनस करा दो यार। 180 से 105 माइनस कराओगे, 10 में से 5 गए 5 और यहाँ पे 7, तो इसका कितना आ जाएगा सप्लीमेंट, 75। बस सिंपल। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे ये तीसरा एंगल क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि हमको दो लाइन दी गई है जो पैरेलल है, एल और एम। ठीक है, ये पैरेलल लाइन है और हमको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमको पता है भैया, अभी अभी हमने पढ़ा है आगे कि कोई दो पैरेलल लाइन जिसको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे तो जो अंदर के एंगल्स होते हैं और अपोजिट में होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। और उनको हम लोग कहते क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब इक्वल होते हैं दोनों एंगल। तो एंगल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। और रीजन में क्या लिख देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहीं से आपकी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द एंगल विच इज 1/5 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये 1 नंबर 2 नंबर में बहुत आता है। तो देखो, आपको एंगल फाइंड आउट करना है जो कि वो 1/5 टाइम्स है अपने कॉम्प्लीमेंट के। अब सुनो, फिर से सुनो ध्यान से, आपको एंगल फाइंड आउट करना है जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल का 1/5 टाइम्स है, अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल का 1/5 टाइम्स है। ठीक है सर जी, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब बोलो भैया हमको तो सर जी एंगल पता ही नहीं है, तो क्या कर लोगे, लेट कर लोगे, लेट द एंगल बी एक्स। अब बोल रहा है कि जो हमारा एंगल है एक्स वो अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल का 1/5 टाइम्स है। तो हमने अभी आपको पढ़ाया था कि अगर किसी भी एंगल का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो आप उसको किससे माइनस करा देते हो, 90 से। तो मान लो तुम्हारा एंगल क्या है, एक्स है, अब की बार नंबर में नहीं दिया है, मान लो वो एक्स है। तो अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या करोगे, 90 से क्या करा दोगे, माइनस करा दोगे। तो यही आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट एंगल। तो हो जाएगा 90 माइनस एक्स। ठीक है, तो हो जाएगा
कॉम्प्लीमेंट एंगल 90 माइनस एक्स, तो यहाँ पे 1/5 टाइम्स है अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल का, तो हो जाएगा 1/5 इंटू 90 माइनस एक्स। अब ये 5 आपका, ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब आपको बस सॉल्व करना है, एक्स फाइंड आउट करना है। तो ये 5 आपका डिवाइड में इधर चला जाएगा, किसमें, मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो हो जाएगा 5x इक्वल टू 90 माइनस एक्स। अब ये माइनस साइन है आरएचएस में, इधर आ जाएगा प्लस में 90 डिग्री। 5x प्लस एक्स 6x 90 डिग्री। अब 6 मल्टीप्लाई में इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में, तो x इक्वल टू 90 माइनस 6, ठीक है। ठीक है, अब यहां पे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री। इसका मतलब जो एंगल था हमारा वो कितने डिग्री का था, 15 डिग्री था। और अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहोगे तो यहाँ पे जो हमने कॉम्प्लीमेंट एंगल निकाला था 90 माइनस एक्स, बस x की जगह पे क्या पुट कर दो, 15 डिग्री, माइनस कराओगे कितना आ जाएगा, सॉरी 75 डिग्री ना, आ जाएगा 75 डिग्री, ठीक है, आ जाएगा 75 डिग्री। और यहीं से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमको कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। अच्छा देखो, पहले इस टाइप के फिगर को आपने इस टाइप के फिगर को आपने आगे पढ़ा हुआ है। ये फिगर कुछ दिखा दिखा लग रहा है, याद करो जब मैंने क्या किया था, दो एंगल्स को एक साथ जोड़ दिया था, तो फिर जो सम आता है दोनों एंगल्स का वो कितना आता है, 180 डिग्री। अरे सर जी ये हमको याद है, हाँ सर जी, लीनियर पेयर, इसको क्या कहते हैं, लीनियर पेयर, जो कि हमने अभी आगे देखा था। रुक जाओ दिखा देते हैं तुमको, ये रुक जाओ, हाँ रुक जाओ दिखाते हैं सप्लीमेंट्री एडजेसेंट। ये देखो यहाँ पे था ना लीनियर पेयर, ऐसे ही था सेम फिगर, देखो सेम फिगर था नहीं। और हमने क्या पढ़ा था, इनके जो सम का मेजरमेंट होता है, इन दोनों एंगल्स को जब सम किया जाता है तो ये किसके इक्वल आता है, 180 के। बस वही चीज यहाँ पे है, ठीक है, आपको यहाँ पे भी वही चीज देखने को मिलेगी। तो बस ये देखो वही एंगल है, वही सेम टाइप का एंगल है। इसका मतलब इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल, इनका किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के एंगल। तो फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि बाई लीनियर पेयर, लिख देना लीनियर पेयर। अब तुमको यहाँ पे तुमको दोनों एंगल्स फॉर्म करने बताने हैं कि नंबर्स में कितने डिग्री के एंगल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एक्स के फॉर्म में दिए गए, ठीक है, तुमको यहाँ पे एक्स के फॉर्म में दिए गए। तो फर्स्ट एंगल हमारा क्या दिया गया है, 2x प्लस 60 डिग्री, प्लस सेकेंड एंगल क्या दिया गया है, 3x माइनस 40 डिग्री, और इक्वल टू में 180 डिग्री। अब 2x प्लस 3x दोनों प्लस में 5x, ये प्लस 60 है, ये माइनस 40 है, प्लस माइनस माइनस, 60 में से 40 गया 20, ठीक है। साइन कौन सा लगेगा, प्लस का, क्योंकि ग्रेटर नंबर कौन सा है, 60 है, इसके आगे प्लस का साइन है, इसलिए प्लस का साइन। अब 5x, ये 20 प्लस में है LHS में, ठीक है, RHS में जाएगा माइनस में हो जाएगा। और 180 माइनस 20 160, 5x के साथ मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, 5 3 जा 15 और यहां पे 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 32 डिग्री आ गई। अब अगर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है तो बस आप एंगल फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। अगर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है 32 डिग्री, तो ये पहला एंगल क्या था, दिया गया था तुमको, ये दिया गया था तुमको 2x प्लस 60, तो जहां पे x है वहां पे 32 पुट करा दो, 32 प्लस 60 तो हो जाएगा, इसको कराओगे तो 64 प्लस 60 और ऐड कराने पे आ जाएगा आपका 124 डिग्री, ठीक है। और ये मतलब ये वाला एंगल आपका कितना डिग्री आ गया, 124 डिग्री आ गया। और सेम ऐसे यहां पे इसको निकाल लो, यहां पे भी आप सेम ऐसे निकाल लो, तो 3x माइनस 40 डिग्री। तो यहां पर भी क्या करोगे, एक मिनट मेरे मुंह पे आएगा ना, जगह नहीं है, अच्छा यहां देख लेते हैं, ठीक है, या तो इसको हम इरेज कर देते हैं, अब तो आप जान ही गए x की वैल्यू कितनी आ गई है। तो यहां पे 3x माइनस 40 डिग्री, x की जगह पे क्या पुट करा दोगे, 32
-40, मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 2 6, 3 3 9, -40 आ जाएगा 6, और 9 में से 4 जाएगा 5, 56, और ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। और इन दोनों को ऐड करने पे वेरीफाई भी अगर आपको कराना है क्या ये लीनियर पेयर है कि नहीं, क्योंकि हमको पता है दोनों एंगल्स का सम कितना होता है लीनियर पेयर में 180। तो एक काम कर दो, जो ये एंगल्स आए 124 डिग्री प्लस 56 डिग्री, और अगर ऐड कराने पे 180 आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। तो देखो ऐड कराओगे तो आपका 180 डिग्री आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। वीडियो लंबी जा रही है क्या, देखते हैं, बस हम लोग एंड करने वाले हैं, बहुत जल्दी हम लोग एंड हो जाएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो यहां पे तुमको ट्रायंगल दिया गया है और यहां पे तुमको ये ए बी सी को फाइंड आउट करना है। तो देखो पहले क्या करोगे, इस वाले ट्रायंगल को देखो। ठीक है, अभी तुम बस इस वाले ट्रायंगल को देखो, ये ठीक है। अब हमने अभी पढ़ा है कि ट्रायंगल के जो अंदर साइड में तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल बी प्लस इसको एंगल 1 मान लो फर्स्ट एंगल, इसको सेकंड एंगल मान लो। ठीक है, एंगल फर्स्ट 40, एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकंड इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स लिख लेना। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। इसलिए तो अब एंगल बी फाइंड आउट करना है, प्लस एंगल फर्स्ट क्या है हमारा 45, प्लस सेकंड कितना है 55, इक्वल टू 180। तो एंगल बी ऐड करा लो उसको तो हो जाएगा 105 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको क्या करा दो, प्लस में है इधर 105, LHS में इधर आएगा माइनस में आ जाएगा RHS में। अब माइनस करा दो तो हो जाएगा 75 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 75, भी आपका आ जाएगा 75। ठीक है, हाँ ठीक है, सब सही है ना, सही है सही है। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 75, एंगल बी आपका आ गया 75, तो एक एंगल आपका फाइंड आउट हो गया। अच्छा अब देखो, अब एक काम और भी कर सकते हो, देखो यहां पे इस वाली लाइन को देखो, एल वाली लाइन को, और क्वेश्चन में भी इसने दिया है कि जो एल और एम वाली लाइन है ये पैरेलल है आपस में, और एम वाली लाइन को देखो, और मान लो आपका ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था आगे कि कोई दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो डिफरेंट पॉइंट पे, तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, ठीक है, उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, ठीक है, वो किसके इक्वल होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो ये वाला लाइन और ये एम वाली लाइन, इसके अंदर दोनों एंगल फॉर्म हो रहे हैं। देखो एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल 45, दोनों इंटीरियर है ना, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू 45, एंगल ए इक्वल टू 45। और सेम ऐसे हम लोग यहां पर भी कर सकते हैं, सी वाला भी किसके इक्वल हो जाएगा 55 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह सेम सी इक्वल टू 55, और क्यों, तो लिख दोगे रीजन कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है, अपोजिट एंगल्स इक्वल, और यही आपके सारे एंगल फॉर्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब एंगल बी आपका 75, एंगल ए आपका 45, और एंगल सी आपका 55, और फाइंड आउट हो जाएंगे आपको तीनों एंगल्स। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं एक और चीज जो कि रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ एंगल। तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे हम लोग, ठीक है, रियल लाइफ में हम लोग कैसे एंगल्स को देख सकते हैं। तो देखो पहले पैरेलल लाइंस को देखो, तो पैरेलल लाइंस हम लोग ने ट्रैक वाला पढ़ा हुआ है, अभी हमने एग्जांपल पहले आपको बताया है कि जो रेलवे ट्रैक होती है उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है दोनों लाइंस के बीच में, दोनों ट्रैक के बीच में, वो हमेशा कैसी होती है, इक्वल होती है। तो इसीलिए ये लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल्स होती हैं, बिल्कुल आपस में सीधी चली जाएंगी। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस सेम रहेगी। अगर परपेंडिकुलर देखना है आपको तो देखो भैया ये गाड़ी आ रही, ये देखो
जो स्ट्रीट फॉर्मेशन है ये आपका, ये देखो ये वाली रेड वाली लाइन को देखो आप, तो ये रेड वाली लाइन ये है, और इधर से देखो एक क्रॉस जा रहा है, गाड़ी इधर से भी जा रही है, तो ये देखो यहाँ पे जहां पे दोनों मैच कर रही है क्या बना रही है, 90 डिग्री बना रही है कि नहीं बना रही। बस ये आपके क्या हो गए, परपेंडिकुलर एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। अरे इसको भी देख लो, रोड को भी देख लो, ये रोड जो तुम्हारी जा रही है, ये देखो ये वाली रोड ऐसे गई और ऐसे गई, और देखो बिल्कुल 90 डिग्री पे ये फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं एंगल्स। तो ये हमारी रोड जो है ये कैसी है, परपेंडिकुलर रोड्स है हमारी। और एंगल्स को देखना चाहोगे आर्किटेक्चर में, तो देखो जो हमारा ये लोटस टेम्पल जो बना हुआ है, तो देखो इसमें ये एक्यूट एंगल की तरह बना हुआ है, ये देखो ये एक्यूट एंगल बना है, ये देखो ऐसे, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये देखो ऑब्ट्यूज एंगल ऐसे है, ये देखो ये ऐसे, ठीक है, ऐसे आपका ऑब्ट्यूज एंगल। तो मतलब आप देख सकते हो कि आपके रियल लाइफ एग्जांपल्स आपके अगल ही बगल में रहते हैं, जहां पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल देखने को मिलेगा, बस आपको ऑब्जर्व करना है। जैसे आपकी क्लॉक होती है, तो क्लॉक भी देखो एंगल्स कैसे बनाती है, कभी ऐसे होती है क्लॉक तो 90 डिग्री बनाती है, जब ऐसे हो जाती है आपकी क्लॉक स्ट्रेट, दोनों सेकंड और मिनट हैंड स्ट्रेट हो जाती हैं, तो ये क्या बना लेती है, 180 डिग्री बना लेती है। तो ये भी आपका एक रियल लाइफ एग्जांपल हो गया। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। आपके डोगेश भैया आ चुके हैं, ठीक है, प्यारे प्यारे डोगेश भैया बिल्कुल बोल रहे हैं बहुत मैं थक गया हूं, मुझे अब जाने दो, ठीक है, तो जीप भी निकालना है अपनी। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मैंने जितने अच्छे से कोशिश थी मेरी कि आपको मैं समझा सकूं, आपको अच्छे से एक एक डिफिनीशन, क्योंकि देखिए ये जो चैप्टर है ज्योमेट्री, इसमें आपको हर एक लाइन के बारे में, हर एक एंगल के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए जैसे अभी हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया, अगर हमको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में ना पता होता तो हम क्या एंगल फॉर्म कर पाते हैं, एम और एम वाला एंगल क्या हम लोग फाइंड आउट कर पाते, एम और एन वाला एंगल ना कर पाते, ठीक है। इसीलिए आपको सारे ही टाइप के डिफिनीशंस याद रहनी चाहिए, कैसे कौन सी लाइन कब फॉर्म होती है, कौन सा एंगल कब फॉर्म होता है, ये सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आपको कहीं कंफ्यूजन हुई हो, फिर से एक बार वीडियो को रिवाइंड करिएगा, ठीक है, अच्छे से देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चंस की। अभी मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन बताया है, आगे चल के हम एग्जाम क्वेश्चंस भी आपके लिए लेके आएंगे, क्वेश्चन वाली सीरीज लेके आएंगे, जिसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, चैप्टर्स के। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ठीक है। जितना ज्यादा आप शेयर करोगे, जितना ज्यादा हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी वीडियो बनाने का, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। थैंक यू।